नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। पिछली बार जो पिछला क्लास हमारा हुआ है उसमें हमने आपको वाच्य और वाच्य परिवर्तन के विषय में बताया था। वाच्य क्या होता है। हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। तो देखिए साथियों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। उसके साथ ही साथ हमारे आजाद एकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आपको बराबर हम अपडेट भी दे रहे हैं। अब जैसे सीटेट का फॉर्म आ चुके हैं तो सीटेट में आपका हिंदी और संस्कृत दो सब्जेक्ट हम आपके लेके चलेंगे। बाकी की आप अपनी तैयारी करते रहिए और अगर अवेलेबल टीचर्स हुए तो हम और सब्जेक्ट की भी क्लास लगाएंगे। लेकिन अभी जो है हम हिंदी और संस्कृत पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये दो भाषाएं ऐसी हैं जहां आपको अगर इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन में अगर आप 50 तक कवर कर रहे हैं तो आपको सीटेट हुआ या टेट हुआ कोई भी क्रॉस करने से रोक नहीं सकता। तो सीटेट और टेट में आपको ओबीसी में है तो मात्र 82 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, 82 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो 150 में 90 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ना बहुत बड़ा हुआ है कि ना हम नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले देखिए, दो भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को 50 प्लस कवर करना है। यानी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं हैं, दोनों भाषाओं को अगर 50 प्लस आप कवरिंग करके चलते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करने से या सीटेट क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज देखिए, अब पिछली क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, लाइक कमेंट करते रहिए और कमेंट में हमें बताते रहिए। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप बताते रहिए। चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक समास, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके यूपी पुलिस है, यूपी लेखपाल है, ठीक है, और हिंदी की जिन जिन कंपटीशंस में हिंदी आती है उसमें ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं यहाँ समाज से क्वेश्चन आपका ना पूछा जाता हो। किसी में एक पूछते हैं, किसी में दो पूछते हैं, किसी में 5 पूछते हैं, किसी में 4 पूछते हैं। वो एक अलग बात है कि कहाँ कौन से कंपटीशंस में कितने पूछते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, आना ही आना है। तो समास रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको अभी तक जितने भी हमने आपको क्लास दिए हमने यही समझाया कि रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए और फिर भी अगर कोई दिक्कत है फिर हमसे पूछिए आप। लेकिन हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे आपको कैसे पहचानना है, क्या करना है। इसमें आज हम समास के क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं समास की, ठीक है। तो समास क्या होता है? दो शब्दों का मेल। जहां पर दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना ले वो हमारा होता है समास, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सामासिक पद। जैसे हमने यहां लिख दिया राजा का पुत्र, ठीक है। अब यहां आपका एक राजा है, एक पुत्र है, ठीक है। ये बीच में तो आपका एक संबंध बता रखा है, वो एक अलग बात है। तो अब यहां मेन शब्द दो ही होते हैं, बाकी शब्द ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए कहीं आपको परिभाषा ऐसी भी मिलेगी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। हमने दो शब्द ही लिखे हैं। हमने दो शब्द लिखने का एक कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि इसमें मुख्य दो ही शब्द होते हैं, ठीक है। अब इन मुख्य में दो शब्द जो होते हैं, एक होता है प्रधान और दूसरा होता है अप्रधान, ठीक है। तो ये एक प्रधान शब्द होता है, एक अप्रधान शब्द होता है। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो वो बात है हमारी कि समासिक पद क्या है। तो जैसे मान लिया राजा का पुत्र, अब इसे हमने अगर इकट्ठा करके लिख दें तो ये हो जाएगा राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र ये हमने इकट्ठा कर दिया, इसी को हम बोलेंगे सामासिक पद, ठीक है। ये होगा हमारा सामासिक पद। और ये जो होता है, अब जैसे सामासिक पद है तो इसका होगा ये विग्रह, जिसे हम बोलते हैं समास विग्रह। यानी अगर कोई इकट्ठा पद लिखा है उसे हम अलग अलग करके लिख दें तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है, और अगर अलग अलग लिखा है उसे हम इकट्ठा करके लिख दें वो हमारा सामासिक पद कहलाता है, या समास भी यही होता है, ठीक है। समास का मतलब हो गया मेल, शब्दों का मेल, ठीक है। संधि अलग है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। तो जहां पर शब्दों का मेल होगा समास, जहां वर्णों का मेल होगा वहां संधि, ठीक है। संधि का अभी टॉपिक हमने नहीं आपको दिया है, संधि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं हम
ये तो हमारा हो गया समास, समासिक पद, समास विग्रह। इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो देखिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम। दो शब्दों का मेल आपका समास कहलाता है, और समासिक पद, समास विग्रह हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है। आगे की बात करते हैं हम। तो अब देखिए समास के भेद, समास, अब इसके भेद देखिए कितने होते हैं। भेद, भेद का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, हिंदी में समासों के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं 6 प्रकार याद करने की। अब तक द्वंद्वी, ये ध्यान रखना, अब तक द्वंद्वी। आ से आपका हो गया अव्ययी भाव, बहुत सरल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। बा से आपका हो गया बहुब्रीहि, ता से आपका हो गया तत्पुरुष, का से आपका हो गया कर्मधारय, द्वंद, इन दो सब को पदों को मिलाओगे तो आपका ये बन जाएगा द्वंद्व समास, और द्वि से आपका बन जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के हम आपको समास बताए। ये ट्रिक है आपकी, बहुत सरल सी ट्रिक है। अब तक द्वंद्वी, ठीक है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु समास, ये आपके 6 समास होते हैं। इन्हीं 6 से उदाहरण पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण पूछ सकते हैं, या कौन से में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा, ये चीजें सब पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रधानता के आधार पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से भी पुटअप होता है। प्रधानता के आधार पर, ठीक है, पूर्व पद प्रधान, दूसरा आपका होता है उत्तर पद प्रधान, तीसरा आपका होता है अन्य पद प्रधान, और आपका चौथा होता है उभय पद प्रधान। उभय का मतलब हो गया दोनों, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, तो ये प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। ठीक है, बाकी आगे बाद में देखिए। पूर्व पद प्रधान में सिर्फ आपका आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आता है पूर्व पद प्रधान निम्नलिखित में से किस समास का होता है। उदाहरण दे रखे होते हैं प्रकारों के, उसमें से एक आपको अव्ययी भाव मिलेगा, वहां आपको टिक करना है। ठीक है, या अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको सीधे लगाना है पूर्व पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान में आपका होता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, ये 3 समास आपके आते हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। 2 पद हमने बताया, 2 शब्दों का मेल हमने लिखा था, इसीलिए लिखा था क्योंकि 2 ही पद होते हैं इसमें। मेन 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, तो जिसमें पूर्व यानी पहला वाला पद प्रधान होगा, उसकी प्रधानता होगी, वो आपका पूर्व पद प्रधान कहलाएगा। जिसमें दूसरे वाले की प्रधानता होगी वो उत्तर पद प्रधान कहलाएगा। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, अन्य का मतलब तीसरा। ठीक है, कोई भी तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा लिख दे रहा हूं मैं, तीसरा यानी वो दोनों शब्द प्रधान ना होकर वो दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे, वो आपका होगा अन्य पद प्रधान। इसमें आपका होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, और उभय पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व में। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्वंद्व का मतलब ही लड़ाई है, और जब दोनों पद समान होंगे तभी उनमें लड़ाई हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखिए पूर्व पद प्रधान में आपका सीधे आपको याद रखना है विभव समास पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान में आपका तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों आपके उत्तर पद प्रधान हो गए। तीसरा आपका है अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि समास हो गया, उभय पद प्रधान, द्वंद्व समास हो गया। तो प्रधानता के आधार पर इनके प्रकार आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसका देखो, पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है, और प्रधान, अर्थात इसका पूर्व पद अव्यय होगा और प्रधान होगा। अव्यय हमने आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए अव्यय क्या होता है। तो अव्यय एक शॉर्ट भाषा में, आप शॉर्ट ट्रिक से आप समझ लीजिए। आ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, इसका मतलब हो गया नहीं, इसका मतलब हो गया खर्च। ऐसे शब्द जो खर्च ना किए जा सके। अब यहाँ खर्च करने का मतलब ये नहीं उन्हें आप खर्च करेंगे, कहने का मतलब जिनमें कोई भी परिवर्तन ना किया जा सके, परिवर्तन, जिनमें किसी भी प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा लड़का, तो लड़का का अगर हम लिंग बदल दें तो हो जाएगा लड़की, और अगर इसका हम वचन बदल दें तो हो जाएगा लड़के। तो इसमें परिवर्तन हो गया, तो ये अव्यय नहीं है। अब यहीं पे अगर हम एक शब्द लिख दें और, तो और शब्द जो है, तो चाहे तो यहां हम जैसे राम और श्याम कर दें, या हम सीता और गीता कर दें, ठीक है। तो राम और श्याम, सीता और गीता, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिंग चेंज हुआ है, यहां पुल्लिंग था, यहां स्त्रीलिंग था, लेकिन और में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात और को हम चाहे किसी लिंग या वचन या कारक किसी के भी साथ प्रयोग करेंगे वो और ही रहेगा। इसमें किसी भी तरह का हम व्यय, अर्थात इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जिन शब्दों में हम कोई भी तरह का परिवर्तन ना कर सकें, अर्थात जिन्हें हम बदल ना सकें, कुछ भी अपनी तरफ से ना जोड़ सकें, वही आपका क्या कहलाता है, अव्यय। क्या कहलाता है, अव्यय, ठीक है। तो अब यही जो है इसका पहला पद अव्यय होगा, बस यहीं पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसका पूर्व पद, अब इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि इसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, या जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो हमें यहाँ परिभाषाएं नहीं रटनी है, आपको बस थोड़ा सा ट्रिकी ध्यान रखना है। हिंदी को आप ये नहीं कि आप मान लिया लंबी लंबी परिभाषाएं लिख लें उसके बाद उन्हें रटते रहें, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ समझना है, हमें पता होना चाहिए। जब अव्ययी भाव समास नाम से ही स्पष्ट है, इसका पहला पद अव्यय होगा, अव्ययी भाव है, इसका पहला पद अव्यय होगा और यही प्रधान होगा, ठीक है। पहला पद मतलब पूर्व पद, ठीक है, अव्यय होगा और यही प्रधान होगा, बस इतनी चीज आपको समझनी है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिख दिया यथाशक्ति, ये आपका देखिए सामासिक पद है और इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब जैसे यहां हमने लिख दिया भर पेट, ठीक है, पेट भर कर, प्रत्येक, एक एक, प्रत्यंग, अंग अंग। तो ये आपके इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके होंगे काय के, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी इसके उदाहरण बहुत हैं, आप किसी भी किताब से किसी से भी देख लीजिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य इनका पहला पद आपका क्या होगा, अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद जो है उसका सपोर्ट में होगा, ठीक है। तो वही आपका जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचना है, बाकी उदाहरण आप जितने देख लें उतने बेहतर हैं, आपको बस समझ आना चाहिए। अब जब समझ आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अव्ययी भाव समास क्या होता है। अब चलिए अगला हम समास लेते हैं,
हमारा दूसरा समास हम ले रहे हैं बहुब्री, बहुब्री समास ले लो। उसी क्रम में हम ले रहे हैं क्योंकि आपको ताकि ध्यान रहे। बहुब्री समास, ठीक है। बहुब्री समास क्या है, हमने आपको बताया ही था। इसका कौन सा पद प्रधान होता है, वो अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा इसका पहचान है, दोनों पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। और संकेत करते हैं, ठीक है। यानी दो पद होंगे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुब्री समास हो गया। यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है और दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें, इशारा करें, वहां आपका बहुब्री समास होता है। जैसे हम यहां लिख दे रहे हैं गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, करने वाले, ठीक है। कौन होते हैं, शिव, ठीक है। तीसरे को इशारा हो गया। गंगा और धर, ये दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है, बल्कि इन्होंने किसकी, दोनों पदों ने मिलकर शिव की ओर इशारा कर दिया, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है, पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, में जिसके, अर्थात कृष्ण या उन्हीं के अवतार हैं भगवान विष्णु, तो विष्णु को ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों पदों ने मिलकर क्या कर दिया, तीसरे की ओर इशारा कर। चक्रपाणी आपका हो गया, गंगाधर हो गया, इसके बाद पीतांबर। अब देखिए इसमें पीत और अंबर दो शब्द हैं, इसमें चक्रपाणी दो शब्द हैं। पीत मतलब, पीत यानी पीले हैं वस्त्र, अंबर का मतलब होता है वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र वाले श्री कृष्ण कहलाते हैं। तो यहां आपके हो गए श्री कृष्ण, ठीक है। विष्णु के लिए भी कहते हैं चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है। अर्थात भगवान शिव आपके हो गए, उनके शिखर पर चंद्र है, ठीक है। अब इसी तरह श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, ठीक है, सरस्वती जी के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं पूरा। श्वेतांबर हो गया आपका, और वीणा पाणी, ये भी सरस्वती जी के लिए है। त्रिनेत्र भगवान शिव के हैं, तो तीन नेत्रों को धारण करने वाले कौन है, ठीक है। तो अब इनमें अंतर कर्मधारय और बहुब्री और आपका दिगु और बहुब्री, बहुत सी ऐसे हैं उदाहरण जिनके आपको हम अंतर आगे बताएंगे, ठीक है। आगे का मतलब जब हम बता देंगे तब, अभी आप केवल इतना ही समझिए, बाकी के उदाहरण हम जो है आपको बाद में बताएंगे अंतर करते हुए, जब सारे समास बता देंगे। तो देखिए अब आपकी समझ में आ ही गया होगा, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वो आपका क्या होता है, बहुब्री समास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बहुब्री समास समझ में आ ही गया होगा। इनके बाकायदा क्वेश्चन से हम आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब आपकी और क्लियर हो जाएगा। अब आ और बा हो गया, यानी अब आ और बा हो गया। अब तीसरा समास ता, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, हमने आपको बताया ही, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान, ठीक है। इसकी पहली पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके विग्रह करने पर, करने पर कारक चिन्ह
आता है। ठीक है, और इसी आधार पर जैसे हमने यहाँ राजपुरुष लिख दिया तो आपका क्या हो गया, राजा का पुरुष। ठीक है, ये आपका हो गया राजपुरुष। यहां देखिए ये संबंध कारक का चिन्ह आया है, इसी आधार पर इसके भेद भी हो जाते हैं। तो राजपुरुष राजा का पुरुष हो गया। इसके बाद अब हम देखिए इनके उदाहरण हम देते जाते हैं। सबसे पहले आपका आएगा, अब इसका देखिए भेद, कर्म तत्पुरुष। कारक चिन्ह के आधार पर इसके 6 हो जाते हैं। जो आपका कारक हमने 8 बताए थे, 8 में आपका पहला कर्ता और अंतिम संबोधन, इन्हें छोड़ के बाकी बीच के 6 भेद आपके तत्पुरुष समास के कहलाते हैं। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देख लीजिए। अब कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। बढ़ते हैं हम कर्म तत्पुरुष में देखें। ठीक है, गगनचुंबी, चुंबी। ठीक है, गगनचुंबी, इसका विग्रह हो जाएगा गगन को चूमने वाला। यहां देखिए कारक चिन्ह आ गया को। ठीक है, ऐसे पाकेट को मारने वाला, ग्रह काट, मतलब ग्रह को यानी घर को काटने वाला, उसे ग्रह काट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं इसके, और बहुत से उदाहरण आप जो है देख लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, चिड़ी मार भी एक होता है, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बहुत से उदाहरण हैं इसके, आप देखिए कोई सब दिक्कत आती है तो हमसे पूछिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कर्ण तत्पुरुष, हम दो उदाहरण ही बताएंगे। कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। अब कर्ण, इसका चिन्ह क्या है, से। ठीक है, अब से का मतलब क्या हुआ, यानी किस, जैसे हमने यहां लिख दिया हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब देखिए यहां से आपका आया, यहां को आया। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये से या के द्वारा, दो चीजों से बनता है, ये से या के द्वारा। ठीक है, अब जैसे यहां से आ गया हस्तलिखित, हाथ से लिखित। ठीक है, रस भरी, रस से भरी, यानी यहां जो से है वो आपका आएगा साथ वाला, और वो जो अपादान वाला है उसमें अभी आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा आपका संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष में जैसे हमने यहां लिख दिया रसोई घर, समझ लीजिए इसमें आपका संप्रदान का चिन्ह के लिए छिपा रहेगा। रसोई घर छिपा है, इसे जब विग्रह करेंगे तो खुल के आ जाएगा, रसोई के लिए घर। इसी तरह आपका जैसे ये है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक है, तो ये आपके हो गए के लिए। ठीक है, तो ये आपका के लिए आ गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। उसके बाद चौथा, चलिए इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, समझ भी गए होंगे। अब ऐसे ही स्नान घर, स्नान के लिए घर, गौशाला, गाय के लिए शाला, घोड़े के लिए शाला, घोड़शाला हो गई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जो है जितने भी स्नान घर हैं इस टाइप के जितने भी होंगे वो संप्रदान में आ जाएंगे। फिर आपका चौथा नंबर पाएगा अपादान तत्पुरुष। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, यहां भी आपका से आएगा, लेकिन यहां कौन सा वाला से होगा, यहां अलग होने वाला से होगा। ठीक है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब देखिए यहां से आया, अब पथ से भ्रष्ट का मतलब हो गया पथ से, यानी रास्ते से जो अलग हो चुका है वो आपका पथ भ्रष्ट हो गया।
अलग हो गया। तो जब वो पथभ्रष्ट हो गया तो वही तो आपका मतलब जो है यहाँ अलग होने का अर्थ आ गया। तो यह आपका अपादान तत्पुरुष आ गया। क्या हो गया? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट आपका अपादान तत्पुरुष आ गया। इसी तरह आपका क्या है? बलहीन, बल से हीन, ये आपका उदाहरण हो गया। यहां भी देखिए बलहीन हो गया। ठीक है। अब जैसे एक है पथभ्रष्ट, एक है रोगग्रस्त। अब रोगग्रस्त में अगर हम करें तो देखिए रोगग्रस्त, तो यहां देखिए रोग से ग्रस्त। तो अब यहां ऐसा नहीं आप अपादान लगा देंगे, यहां देखिए साथ में है, ये रोग से ग्रस्त हो चुका है, साथ में हो चुका है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा करण, क्योंकि यह साथ में चल रहा है। ठीक है। तो रोगग्रस्त और पथभ्रष्ट थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी तरह आपका जैसे बलहीन तो हो ही गया। ठीक है। बलहीन के अलावा ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त। ठीक है। अब देखिए अगला पांचवा, आप देखिए संबंध। संबंध तत्पुरुष। ठीक है। इसमें संबंध का चिन्ह क्या है? का, की, के। ठीक है। तो जैसे अभी राजपुरुष राजपुत्र तो बता ही चुके हैं, जैसे हमने यहां बताया राजकुमारी, राजा की कुमारी। ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। तो का, की, के आएगा। ठीक है। इसी तरह आपका जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति में भी यही समास है। ठीक है। राष्ट्र का पति, यहाँ पति का अर्थ अधिकारी से है। ठीक है। तो यहाँ देखिए का आ गया। इसी तरह आपका सभापति, सभा का पति। तो ये इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। उसके बाद छठा आपका आएगा अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर, तो में और पर आएगा। ठीक है। में पर आएगा तो जैसे अब मान लिया यहां लिख लें हम जल मग्न। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जल में मग्न। ठीक है। तो में आ गया। इसी तरह हम लिखें घुड़ सवार, तो हो जाएगा आपका घोड़े पर सवार। ठीक है। तो अब यहां पर आ गया। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके सारे के सारे अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएंगे। हालांकि कंपटीशंस में इतनी गहनता से पूछते नहीं है कि इनके संबंध अपादान या ये इस तरह से इनके भेद पूछें, लेकिन फिर भी उनने सीधे लिख दिया घुड़सवार में कौन सा समास है। ठीक है। तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि घुड़सवार में अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास अगर आ रहा है तो ठीक है लिख दीजिए। अगर उसने भेद पूछे तो भेद लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। कारक आप पढ़ ही चुके हैं तो कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह यानी विग्रह करके देख लो उसे। अगर कोई भी शब्द आए उसका विग्रह करके देख लो। अगर विग्रह करके, जैसे देश सेवा हमने लिखा, ठीक है, देश सेवा, देश की सेवा, संबंध हो गया। ठीक है। देश की सेवा क्या हो गया आपका? संबंध हो गया। ठीक है। तो इसी तरह अब जैसे ये बलहीन है, अब यहां बुद्धिहीन आ जाए तो बुद्धि से हीन। ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? अपादान हो गया। तो इस तरह से आपको कोई भी आ जाए उसका सबसे पहले विग्रह करके देखिए, विग्रह में जो चिन्ह निकल के आ रहा वही आपका तत्पुरुष में उसी का भेद लिख दिया। तो आज हम इस समास के टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहली क्लास आपकी आज हुई जहां आपका अव्ययी भाव, बहुब्री और आपका तत्पुरुष समास। अब आपका बचा है कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। इन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चे थोड़ा सा ऊब जाते हैं। ठीक है। तो क्लास मेरे हिसाब से जो YouTube की या ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो वीडियो वाली क्लास होती है, वैसे तो फेस टू फेस अगर हम बात करते हैं, फेस टू फेस वाली क्लास में 40 मिनट की क्लास बहुत होती है, लेकिन इसमें 40 मिनट आप नहीं देख सकते। कोई वीडियो 40 मिनट देखने में बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं अब आज इतना ही, और बाकी के 3 जो समास बचे हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।